नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम ताहिर गोरा जी के साथ में हैं और ताहिर गोरा जी से बातें करेंगे, कुछ गहरी बातें करेंगे और उन विषयों की बातें करेंगे जो हमें बार-बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान द्वारा देखने को मिलती हैं। आपका स्वागत है ताहिर साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कई सालों से देखते हैं, सालों से क्या हम तो कहें दशकों से देखते आ रहे हैं कि बराबर एक कंस्टिट्यूएंसी भारत में और पाकिस्तान में है जो ये सोचती रहती है कि भाई ये जो दो मुल्क हैं ये शायद कोई बिछड़े भाई हैं, ये सगे भाई थे जो अलग हो गए। इसी तरह से गांधी जी ने तो इसी तरह से करके सेल किया था इसको भारतीयों को। लेकिन बार-बार और ये चीज़ जो है जब ये बाहर जाते हैं और जिस तरह से इनके जो लीडर्स हैं, चाहे वो इस पार्टी को हों, चाहे वो उस पार्टी के हों, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हों, चाहे वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हों, जो भी है उनका एक रवैया जो भारत घृणा या इंडिया हेट है, वो बदस्तूर रहता है। जैसा कि अभी हमने बिलावल भुट्टो को देखा, जिनको कि लोग सोचते थे कि ये यंग हैं और हो सकता है कि कुछ इनका जो है रवैया डिफरेंट हो। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात ये है कि मेरे भारतीय बहन भाई जो हैं, जैसा आपने कहा, कई डिकेड से ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम दो भाई थे, बिछड़ गए। तो वो उनकी सोच है, उनका ही दुख है। दूसरी तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ तो सेलिब्रेशन है। वहां तो कभी ये एहसास ही नहीं है कि हम कभी दो भाई थे। वो तो कहते हैं कि हम तो बड़े थे और ये धरती हमारे पुरखों ने की है इन्वेड, बल्कि इन्वेड भी नहीं समझते, वो समझे रूल किया, हमने रूल किया इस पे। तो उसी के बेस पे ये टू नेशन थ्योरी आई थी। टू नेशन थ्योरी जो है वो भारत से अलहदगी की थ्योरी नहीं है, वो एक्चुअली हिंदू से नफरत की थ्योरी है। हमें जो बारीक बात समझ नहीं आती, देखिए इवन हमने कोई फॉर द पास्ट 6.5 डेकेड में ऑलमोस्ट कांग्रेस का ही राज ज्यादातर देखा। मोदी जी तो अभी आए हैं ना 2014 से, तो उसमें भी मतलब कांग्रेस वाले भी जो थे वो पाकिस्तानियों की निगाह में तो वो हिंदू ही थे। भले से उसमें खुर्शीद, मिस्टर खुर्शीद रहे हों, मुस्लिम नेम्स के मिनिस्टर वो भारत के लिए जो मुस्लिम सरकार में भी होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में भी हो, वो हिंदू होता है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदू जो है ना वो काफिर है, वो उनके लिए काबिल नफरत है। ये मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, मगर ये सच्चाई है। क्योंकि हमने तो अपनी किताबों में लाहौर में रहते हुए, लॉर्ड राम के शहर लाहौर से मैं पैदा हुआ, लेकिन लॉर्ड राम के शहर में जो किताबें छपती थी उसमें हमें यही पढ़ाया जाता था कि ये काफिर हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तो वो जो भारत में सोचते रहे फॉर द पास्ट 7 डेकेड्स कि जी ये तो अपने भाई हैं, गले आन लगेंगे, तो वो भारत में ही सोचते रहे। भारत में अभी भी सोचते हैं बहुत सारे लोग ऐसा। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा चक्कर नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ ये इस ऐसा कभी कभी इसलिए सोचते हैं कि जब उन्हें आइडिया हुआ कि भारत स्ट्रांग हो गया, जंगे हम ना जीत सके, 71 भी हार गए, कारगिल भी हार गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब कभी टेंशन का वक्त होगा तो हम कह देंगे कि अमन की आशा कर ली, और जब टेंशन का वक्त नहीं होगा तो हम भाग जाएंगे। तो यही एक्चुअली एक रियलिटी है, मैं जो समझ सका हूं, और इसी की बेस पे वो देश चल रहा है। जी। जी, मैं ये कह रहा था कि ये एक रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली, और इसी के देश पे पाकिस्तान का चल रहा है निज़ाम। चाहे वहां पे पीपल्स पार्टी वाले आ जाएं, यंग लोग आ जाएं, कोई भी आ जाए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, टोरंटो में एक पाकिस्तानी लड़की हमारे टेलीविजन के लिए मॉडलिंग करती थी। जरा पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात है। जी। जी। और वो पाकिस्तानी लड़की थी, वो मतलब वाइन भी पीती थी, स्मोक भी करती थी। तो हमें किसी के पर्सनल जो होते हैं उस पर हमें कोई इशू नहीं होता, बट
वन डे शी शॉक्ड मी। उन्होंने कहा कि ये जो ताहिर जी आप हिंदुओं से प्यार की बात करते हैं, ये तो गाय का पेशाब पीते हैं। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? ठीक है, उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो हमारे कश्मीर को खा के। अब ये वो लड़की है जिसको उसके पेरेंट्स यहाँ पे कबूल नहीं करते बिकॉज वो बहुत कोट अनकोट लिबरल है। लेकिन जब उस लिबरल लड़की ने मुझे यही बताया कि हिंदू अच्छे नहीं होते और यहूदी भी अच्छे नहीं होते, तो फिर वही मुझे याद आया कि इसने भी यहूदो नसारा वाली बात या यहूदो हनूद वाली बात कहीं पढ़ी हुई है। फिर मैंने याद करने की कोशिश की, ये तो बहुत छोटी थी जब कनाडा आई थी, तो इसने कौन सी पाकिस्तान की किताब में पढ़ी होगी? तो उसने अपने पेरेंट्स से सुना और इनहेरिट किया। तो तब मैंने सोचा कि इतना जो एपरेंट मॉडर्न नजर आने वाला बच्चा अगर इस तरह की बातें कर रहा है, तो मैं बाकियों से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं? तो सारी खराबी ही असल में उस माइंडसेट की है। उस माइंडसेट की वजह से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सरकार बने, आपको कोई खैर की हवा आएगी, कोई अच्छी हवा आएगी। इसलिए कि वो जो नफरत है ना हिंदू के खिलाफ, अनफॉर्चुनेटली सैडली वो उनमें इंस्क्राइब्ड हुई हुई है, उनके दिलों पे वो लिखी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो गे हों, कुछ भी हों, मोस्ट ऑफ देम, इवन वो एक्स मुस्लिम हो जाए, अगर सभी नहीं तो मोस्ट ऑफ देम जो है ना, वो हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदू रखेंगे और हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदू रखने की वजह से वो भारत के खिलाफ रहेंगे। आजकल एक बड़ा वहां पे एक नया शोशा छोटा हुआ है कि जी मोदी जी हैं, वहां पे हिंदुत्व आ गया है, आरएसएस आ गया है। अदरवाइज जो पहले सेकुलरिज्म था वो बड़ा प्यारा था। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वो जो सेकुलरिज्म भी 60 साल रहा, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से कितनी खैर की बातें की थी? रिकॉर्ड तो हमारे सामने है ना। 60-70 साल की हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री तो नहीं होती ना, आपकी और मेरी जनरेशन की हिस्ट्री है। तो मैं उनसे एक ही सादा सा सवाल करता हूँ कि अच्छा चलिए जी, आपको मोदी जी तो पसंद नहीं है, हिंदुत्व आपको अच्छा नहीं लगता, आरएसएस पसंद नहीं, तो पहले तो वो 60 साल आरएसएस के बगैर ही ऑलमोस्ट रहे हैं, तो तब आप भारत के खिलाफ इतनी हेट्रेड और हिंदू के खिलाफ इतनी हेट्रेड क्यों रखते थे? तो ये एक आजकल एक जिसे कहते हैं जस्टिफिकेशन सा हाथ में आया, नहीं पहले तो ठीक था, आज खराब हो गया। लेकिन सवाल ये है कि पहले जो मोदी जी के आने से पहले जितनी जंगें की हैं पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, बिल्कुल। और कांग्रेस के जमानों में मोस्टली की गई है ना। तो उसका क्या फिर कारण था? ये मुझे ध्यान आता है, आपने 2-3 इश्यूज़ बड़े पर्टिनेंट टच किए। एक तो आपने लिबरल्स की बात कही, चाहे तो वो अनफॉर्चुनेटली जिसको आजकल लिबरल कहते हैं, वो जो लिबरल है, वो भी कोई लिबरल का मतलब ये नहीं है कि वो ओपन थिंकर है या वो ओपन थिंकिंग में या फ्री थिंकिंग में विश्वास रखता है या करता है। लिबरल का मतलब ये है कि उसका एक अलग डॉगमा है, उसका एक अलग रिलीजन है, और वो जो एक अलग रिलीजन, लिबरल रिलीजन है, वो अपने वक्ती हिसाब से वो कभी एक्स से अलाई हो जाता है, कभी वाई से अलाई हो जाता है। आज के दिन में वो जो लिबरल है, वो इस्लामिस्ट से एलाइड है। तो इसलिए आपको भले ही देखने में लिबरल लगे, भले वो एलजीबीटी की बात करे, लेकिन जब वक़्त आएगा तब वो उन्हीं के साथ खड़ा मिलेगा जिन्होंने 9/11 किया था। जी ऐसा ही है, मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं, एक एपोलोजेटिक डिफेंसिव एटीट्यूड है, उसमें कोई विजडम वाली बात तो है नहीं, सारा हॉलो एंड शैलो सारे का सारा एटीट्यूड है। तो वो जो हॉलोनेस है, वो जो शैलोनेस है, वो उनकी सोचों में बसी हुई है और वो उसी की बेस पे आगे चल रहे हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे बिलावल भुट्टो का, जो यहाँ पे कई बार हमारे भारत में उनको जो है वो लिबरल प्रोजेक्ट किया जाता था, और वो वहाँ जाते हैं और जो बात हो रही है टेरर की, वो टेरर वाले डायलॉग में कश्मीर ले आते हैं। राइट। तो कश्मीर पे सभी को भारत का रुख पता है, और चूंकि अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, और भारत का जो 3 महीने का जो उनके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंसी होती है उसमें, तो वो जो भारत की ओर से स्टैंडर्ड जो जवाब है वो दे देते हैं, और उसके बाद ये बाहर आके और उनको और कुछ नहीं समझ आता, तो वो मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह देते हैं। ये कौन से लिबरल है? नहीं, ये एक्चुअली देखिए ना, लिबरलिज्म अब आजकल की जो फैशन वाली लिबरलिज्म है, ये तो यही है। और इसमें तो कोई विजडम वाली बात तो है नहीं ना, इसमें लिबरल की किसी को लिबरल के मीनिंग मालूम है, ठीक है। तो वो तो कोई लिबरलिज्म नहीं है। अब ये ऐसी ही लिबरलिज्म है संजय भाई, जिस तरह की लिबरलिज्म आजकल हम भारत में भी देखते हैं। इसमें सिर्फ, आई हैव टू बी फेयर, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान की जाली लिबरलिज्म ही नहीं, आई ये एग्री, आई एग्री। ये वाली जाली लिबरलिज्म भारत में भी है, ठीक ठाक है। चाहे वहां के लिबरल तबके हों, चाहे वहां के जो हैं वो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मुस्लिम तबके, ठीक है ना। जो इस्लामिस्ट से चले, हम उसको तो गिनते ही नहीं है ना, वो तो फिर भी ऑनेस्ट है, जैसा भी है। वो ये कहता है कि मैं ये हूं, दैट्स फाइन, ठीक है ना। वो अपना आप छुपा नहीं रहा। लेकिन जो अपना आप छुपाते हैं वो तो प्रोग्रेसिव और लिबरलिज्म के चक्कर में छुपाते हैं ना। लेकिन दुनिया में अब आप देखिए, अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ कनाडा तक, दुनिया के दो बिल्कुल साउथ नॉर्थ पोल्स हैं। अब इनमें लिबरलिज्म बस कुछ ऐसा ही रह गया। जी हाँ, कई बार हम राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो में फर्क नहीं कर पाते, ये भी देखा नहीं है। नहीं, कोई फर्क नहीं है। वो तो बल्कि एक ही जैसे हैं। जी। एक बात आपने और भी करी इसमें, जो एक्स मुस्लिम वाला जो आपने कहा कि जो एक्स मुस्लिम है, उनकी भी जो हिंदू हेट है, वो जाति नहीं है, ख़ास तौर से जो वेस्ट वाले हैं और जो एक्स जो पाकिस्तानी हैं। एक बार हम इसके ऊपर लंबा डिस्कशन भी कर चुके हैं आपके चैनल पे, आपको ध्यान होगा, पिछले या वर्ष मुझे याद है बिल्कुल। संभवतः। तो लेकिन अभी जो क्रॉप कम से कम जो भारत में आ रही है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये हुआ कि चाहे वो एक्स मुस्लिम बन जाए पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तानी लिबरल बन जाए, कोई भी उसका अ, स्वरूप बदल जाए, लेकिन जो उसकी हिंदू हेट है, वो नहीं जा सकती। राइट। तो अगला सवाल फिर इससे ये उठता है कि आजकल जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मायशी हालत यानी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पेंदे में गई हुई है, और कई बार हम देखते हैं उनके चैनल्स पे ये डिस्कशन होते रहते हैं कि साहब कि हमको जो है वो भारत से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, हमारी इकोनॉमी का हल उसी में है। लेकिन फिर जैसे ही पॉलिटिक्स की बात आती है वो फिर वहीं चले जाते हैं। तो आखिरकार इस पाकिस्तान का हश्र क्या होना है? जो जो इस वक्त पाकिस्तान जहां पे खड़ा है, वही उसका हशर है। ये एक थोड़ी सी इस बात पे गौर कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जी, जी, जी। जी, मतलब फर्दर उसका और क्या हशर हो सकता है कि एक लॉस्ट नेशन है, नेशन भी नहीं है, वो उम्मा के चक्कर में एक दूसरे को ये बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज इनमें कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं है। वहां पे भी आज देख लीजिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पंजाब के अंदर ही एक दूसरे के गले काटने को तैयार करते हैं।
मैं इसमें पंजाबियों बलोचों की बात नहीं कर रहा, सिंधियों की बात नहीं कर रहा, पंजाबी वर्सेस सिंधी, पंजाबी वर्सेस पठान की बात नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। आर्मी के अंदर ही शदीद लड़ाइयाँ चल रही हैं जो आप और हम सब दुनिया में देख रहे हैं। आपने मेंशन किया कि इकोनॉमी बिल्कुल टॉटन हो चुकी है, द ब्रिंक्स ऑफ कोलैप्स। अच्छा, पीछे भी हमने इस तरह के कुछ सीन देखे हैं 2 decades अगो, जब मुशर्रफ आए थे तो कोई ना कोई 9/11 हो जाता था, तो वो कहीं ना कहीं से कोई लॉटरी निकल आती थी, पैसे आना शुरू हो जाते थे। अब वो कहीं से लॉटरी भी नहीं निकल रही। अच्छा, भारत को वो कोई ना कोई ऐसा तरीका होता था, डिसीव कर लेते थे, कभी क्रिकेट के चक्कर में, कभी बॉलीवुड के चक्कर में, कभी गजल के चक्कर में, कभी कवाली के चक्कर में। तो अब मोदी जी जब से आए हैं, वो भी इस तरह के जो चुंगल है उसमें नहीं फंस रहे। तो अब वहां से भारत की तरफ से भी कोल्ड शोल्डर है, और दुनिया भी अब कुछ नहीं दे रही पाकिस्तान को। अब वो सारी सिचुएशन में आपका ये पूछना कि ये आफ्टर ऑल फिर कहां जाएंगे? इकोनॉमिक क्रंच है, पॉलिटिकल क्राइसिस एट इट्स हाइट है, तो ये अल्टीमेटली फिर कहां जाएंगे? तो मैंने पहले शुरू में कहा इस सवाल के जवाब में कि ये यहीं पर जाएंगे जहां पे खड़े हैं, यानी जिस हालत में मौजूद हैं, ये कोई इतनी सुंदर हालत तो नहीं है कि आप पैसे मांगने को फिर रहे हैं, ट्रस्ट दुनिया में कोई आप पे करता नहीं है, आपस में ही आप लड़ रहे हैं। पहले भी लड़ते थे, अब तो बहुत ही ज्यादा लड़ रहे हैं। अब $6+ बिलियन के रिजर्वायर रह गए हैं, कैसे सरवाइव करेंगे? अगर आ भी जाते हैं IMF से पैसे, कोई सऊदी अरब भी डाल देता है, तो फिर 2 महीने बाद फिर वही कहानी। ऑर्गेनिक इकोनॉमी नहीं है। जब ऑर्गेनिक इकोनॉमी होती है तभी आप इशू से बाहर निकलते हैं ना। तो ये खुद उस स्टेज पे खड़े हैं जो स्टेज बहुत ही अलार्मिंग है। अगर ये फर्दर इनका होता है डिटोरिएशन, तो वो क्या होगा? ये लड़ाइयां और बढ़ेंगी, फसादात वहां पे और होंगे। अब भारत को ये चिंता होती है कि भाई ये देश है, हमारे साथ है, इनका स्पिल ओवर ना इधर आ जाए। तो मैं इसे एग्री नहीं करता। आज का भारत इतना स्ट्रांग है कि स्पिल ओवर उधर नहीं जा सकेगा, ये स्पिल ओवर इधर ही रहेगा। तो करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान इज ऑलरेडी डिजास्ट्रस। ये बस फर्दर डिजास्ट्रस हो सकती है अगर ये इसी तरह का माइंडसेट ही प्रिवेल किया, जो कि करेगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ होता नजर नहीं आता। तो देखिए, पाकिस्तान में जो स्थिति है वो इकॉनमी की, वो ये है कि इस वक्त वहाँ पर पावर कट्स चल रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं, ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट तो ऑलरेडी ये कर चुके, और कहीं नहीं कर चुके तो ये अपने डिप्लोमेट्स को पैसा नहीं दे रहे हैं, वही एक डिफ़ॉल्ट है। इनके पास इतने डॉलर नहीं है कि ये अपने जो मिशंस हैं बाहर, उनको ये सैलरी चुका पाएँ। उसके लिए भी इनको जो है अपनी बिल्डिंग्स इत्यादि वहाँ बेचनी पड़ रही हैं यूएस में। उसके अलावा उम, मिलिट्री का जो स्पेंडिंग है, हालाँकि मिलिट्री को ये रोक नहीं पाते हैं, लेकिन जो कैश क्रंच है, वो तो कैश क्रंच है। जब कैश है ही नहीं, तो आप मिलिट्री को कुछ भी एलोकेशन कर दें। उससे क्या होगा? मिलिट्री प्रेशर में ऑलरेडी है, और ईस्ट से नहीं है, वेस्ट से है। इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट ना के बराबर है, इम्पोर्ट कम नहीं हो रहे हैं, और जो पैसा इनको कोई देता भी है उधार के रूप में, तो उसको इनको बैंक में रख के और फ्रीज़ कर देता है, क्योंकि जो सऊदी के जो $3 बिलियन है इनके पास, दैट दे कैन नॉट स्पेंड, दे आर नॉट अलाउड टू स्पेंड। वो केवल वहाँ रखे हुए हैं कि भई उसकी स्ट्रेंथ दिखा के किसी से और उधार ला सको तो ले आओ। जो अब कोई उधार देता नहीं है, और आज भी जो फ्लड अफ़ेक्टेड लोग हैं, वो आज भी खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, सिंध में। तो इकॉनमी तो कोलैप्स अब, जो हम 6 महीने पहले कहते थे कि इन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है, मुझे लगता है कोलैप्स हो गई है, हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो
मिफ्ता इस्माइल साहब का एक बड़ा सेलिब्रेटेड आर्टिकल निकला था व्हिच आई थिंक वाज क्वाइट सेंसिबल, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो कंपैरिजन उठा के पाकिस्तान का 90s में जब इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी बराबर होती थी, या उसके पहले जब पाकिस्तानी करेंसी इंडिया से बेटर होती थी, वहाँ से लेके और आज तक का जो पूरा सफ़र है उसको ट्रेस किया है। आपने बेशक वो पढ़ा होगा। तो उसमें जो सिनेरियो लिया गया है उसके हिसाब से तो पूरी इकोनॉमी, पूरी सोसाइटी, पूरी पॉलिटिक्स ये ब्रेक हो चुकी है और अब केवल मिलिट्री का ब्रेकअप बाकी है। ठीक कहते हैं आप। वो मिलिट्री के अंदर भी फाइट्स अभी हमने काफी देखी हैं ड्यूरिंग द पास्ट 8 मंथ्स। वो इससे पहले भी फाइट मिलिट्री के अंदर हो रही थी, अब तो बड़ी वो प्रोमिनेंट हो गई ना फाइट्स। वो फाइट्स हमने बहुत देखी हैं। मिलिट्री वहां पे इसका खतरा बिल्कुल है कि कोई किसी वक्त मिलिट्री के अंदर ही कू ऐसा आ सकता है जो मिलिट्री के जो पावरफुल लोग हैं, जो इस वक्त मिलिट्री की लीडरशिप है, उसके खिलाफ भी मिलिट्री के अंदर कू आ सकता है। पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं हुई थी, मगर अब पाकिस्तान उस स्टेज पर भी पहुंच गया है कि मिलिट्री के अंदर की जो फाइट है वो अब पब्लिक के सामने आ चुकी है और अब वो फर्दर आगे जा सकती है और कू विद इन कू भी आ सकता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो मामला है कि मिलिट्री कोलैप्स नहीं की, मिलिट्री अपेरेंटली तो कोलैप्स नहीं की, लेकिन मिलिट्री की पावर बहुत कम हो चुकी है। मिलिट्री इस वक्त हम देखते हैं कि जैसे अफगानिस्तान के सामने, तालिबान के सामने बेबस नजर आती है। यानी वहां पे कोई एक्शन बड़ा लेने से वो घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि अगर हमने कोई बड़ा एक्शन लिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। पाकिस्तान की मिलिट्री मुझे नहीं लगता कि इतनी अब स्ट्रांग है कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स को, तालिबान को फेस कर सके। तो ये भी एक कोलैप्स होने की सिचुएशन है। अब देखिए ना, जो मिलिट्री के कोलैप्स होने की जो सिचुएशंस हैं या जो स्टेप्स हैं, वो उसके कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि विद इन मिलिट्री बहुत फाइट हो रही है। दूसरा स्टेप ये है कि विद इन मिलिट्री कू का खतरा है। तीसरा ये स्टेप है कि भारत से तो वो सीज फायर करके थोड़ी देर के लिए जान छुड़ा के बैठे हुए हैं और उनको पता है कि भारत खुद से अटैक नहीं किया करता। जब पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक होते हैं तो फिर ही भारत जवाब देता है। उनको भारत से अभी तक ये तसल्ली है। लेकिन तालिबान की सूरत में उनको ये तसल्ली नहीं है। उनको ये पता है कि वो तो अटैक कर रहे हैं, ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं। तो मिलिट्री का जो कोलैप्स होना है वो इस वक्त एविडेंट है। ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर में देखेंगे, वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। लेकिन देखने वाली फर्दर बात यह है कि आगे आने वाले करीबी समय में ये कोलैप्स और कितना डीपन होता है और ये कोलैप्स और कितना खतरनाक होता है। तो ये है सिचुएशन मैं जो समझता हूं इस वक्त हमें मिलिट्री की वहां पे नजर आ रही है। तो ये जो पूरा का पूरा मर्द मोमिन वाला पाकिस्तान है, वो पिछले 70 साल से इसी नज़रिया पाकिस्तान पर और मिलिट्री एज द प्रोटेक्टर ऑफ नज़रिया पाकिस्तान के हिसाब से चल रही थी। तो यदि यह स्थिति आ गई है तो मेरा वही जो है, जो आप ये कह रहे हैं कि साहब इसका हश्र यही रहने वाला है, तो मैं इस पर आगे चलता हूँ कि अगर ये प्रोटेक्टर ऑफ नज़रिया है पाकिस्तान या पाकिस्तान नहीं रहेगा, या ये कोलैप्स हो जाएगा या कोलैप्स हो गया है, तो फिर जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं जो बार बार पाकिस्तान को चार अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रही हैं, तो ये एक नेशन कैसे रह पाएगा? देखिए, आप याद कीजिए 1971 को, जब ये बड़े फख्र से कहते थे उससे पहले कि हम 2 पार्ट्स में हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो हम याद करते हैं कि ये फिर क्यों हुआ, वहां ऐसा क्यों हुआ। उसका कारण यही था कि मिलिट्री वहां पे कोलैप्स हो गई थी।
उन्होंने वहां पे ह्यूमन राइट्स की एब्यूजेस की, बहुत बुरा हाल किया। अभी आपको याद होगा पिछले महीने बाजवा ने जाते जाते अपनी आखिरी स्पीच में ये कहा कि हम तो 93,000 सोल्जर्स नहीं थे जिनको भारत ने पकड़ा था, हम तो 34,000 थे, बाकी तो वो सिविलियन हमारे साथ थे लोग। अब वो एक नई हिस्ट्री लिखना शुरू हो गए हैं। तो ये जो प्रोटेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान है ना, ये टाइम टू टाइम अपनी नई हिस्ट्री लिखते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि तब 1971 से पहले ये एक पाकिस्तान था, दो पाकिस्तान हुए, और उस वक्त जो पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है जिसमें ये पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है, ये तब यही कहते थे कि हम कभी अलग नहीं होंगे, मगर ये अलग हो गए। और अलग होने के बाद नेशन तब भी ये नहीं थे, नेशन आज भी नहीं है। तब भी असल जो पाकिस्तान था वो पंजाब ही था, आज भी असल पाकिस्तान पंजाब ही है। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये चार समतों में और खींचातानी करते करते आने वाले कुछ समय में अगर यही इनका हाल रहा तो 4-5 और देश बन जाते हैं, तो जो पंजाब रह जाएगा पाकिस्तान की साइड का वो अपने आप को पाकिस्तान कहलाएगा। देखिए ना, असूली तौर पर तो ये होना था कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा था तो उसका नाम पाकिस्तान ना होता, उसका नाम एक तरफ बांग्लादेश था तो दूसरी तरफ ये भी नाम चेंज कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था। जिस बेस पे 1947 में पाकिस्तान बना था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था 1971 में, गॉट डिफीटेड दैट कॉन्सेप्ट। तो ये भी अपना नाम चेंज कर लेते अगर ऑनेस्ट होते तो, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि अब जो हम रह गए हैं पाकिस्तान, अगर ये फर्दर आगे जाके अगर इसी तरह के इनकी सोच रही, इसी तरह इनकी आपस में लड़ाइयां रही, इसी तरह इकॉनमी रही, फर्दर टूट जाते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं, तो फिर मेरा ये कहना है कि ये जो पंजाब होगा वो फिर अपने आप को पाकिस्तान कहलाएगा। अच्छा, तो फिर इससे क्या मुराद है कि नेशन तो ना ये पहले कभी थे, ना आज हैं और ना कल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी नेशन का नाम नहीं है। पाकिस्तान तो एक एक पॉलिटिकल जियोग्राफी का नाम है, और जो खत्म हो चुकी हुई है। 1971 में वो पॉलिटिकल जियोग्राफी जो जो बनी थी वो खत्म हो गई थी। तो नेशन तो ये पहले भी नहीं थे, एक पॉलिटिकल जियोग्राफी थी, वो भी खत्म हो गई। मगर डीठ पुना है कि उन्होंने अपने इस पार्ट को आज पाकिस्तान कहा और कहा कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी तो नहीं है। मैं फिर इस अपनी बात को दोहराता हूं कि अगर हम एज्यूम करते हैं कल को ये इसी तरह गलत रास्ते पे चलते हुए फिर टूट जाते हैं, तो फिर पंजाब, आप और मैं याद रखिएगा, पंजाब अपने आप को पाकिस्तान कहेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि पठान क्या पाकिस्तानी नहीं थे? जैसे बंगाली पाकिस्तानी नहीं है आप, तो क्या फिर पठान पाकिस्तानी नहीं थे? बलोच पाकिस्तानी नहीं थे? क्योंकि बलोच तो नहीं मानते अपने आप को पाकिस्तानी, मगर ये तो मानते हैं ना। क्या फिर सिंधी पाकिस्तानी नहीं थे? क्या फिर पंजाब ही या फिर पंजाबी ही सिर्फ पाकिस्तानी है? और अगर ऐसा भी होता है तो पंजाब जो बनेगा, फर्ज कीजिए हम सपोज कर रहे हैं, अगर वो एक अलग देश बनता है तो उसमें भी तो ऑलरेडी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आ चुके हैं, रह रहे हैं। बिकॉज ये तो नेचुरल होता है ना, किसी भी सरजमीन में कोई भी प्रोविंस होगा तो उसमें फिर सारी एथनिक कम्युनिटीज भी रह रही होंगी। तो नेशन ये कभी न थे, न हैं और न होंगे, जिसको हम पाकिस्तानी बोलते हैं। ये एक रियलिटी है। फिर ये अपने आप को और बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, हम उम्मा हैं। भाई अगर आप उम्मा हैं तो आपने लाखों बंगाली औरतों का रेप क्यों किया? वो भी तो आपकी उम्मा का हिस्सा थी ना। अगर आप उम्मा हैं तो आज आप बलोचों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं? वो भी तो मुसलमान है ना। तो ये सारी की सारी फेक आइडेंटिटीज हैं। हम उम्मा हैं, उम्मा नहीं बन पाते तो हम पाकिस्तानी हैं। तो ना ये पाकिस्तानी है, ना ये उम्मा है, बस ये एक हौच पौच सा कोई अननोन सा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में लड़ भी रहा है और आपस में प्यार मोहब्बत की पींगे भी चढ़ा रहा है। तो ये सब का सब चूंकि फेक है,
अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं। तो ये बस यही एक फेकनेस है जो कंटिन्यू करेगी और कुछ भी कंटिन्यू करेगा। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया। दर्शकों से अनुरोध है कि वे कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, और आपको जो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, और साथ पे आप जो नीचे चलते हुए लिंक्स देख रहे हैं वो हमें सहयोग करने के लिए हैं, उस पर जाकर आप हमें आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो 2 पॉइंट्स आपके मैं यहाँ पर और लूँगा बिफोर वी क्लोज। और पहला पॉइंट मैं ये लूँगा कि मैं उसी आर्टिकल पे आपको ले चलता हूँ, मिफ्ता इस्माइल के गवर्नेंस वाले आर्टिकल पे। और वी कैन गो बैक टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो पूरा का पूरा क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था वो नवाबों और ज़मींदारों ने किया था। और उसमें जो भी हिस्ट्री लिखी जा रही है, इस वक्त भी लिखी जा रही है, पहले भी उस वक्त भी लिखी गई थी, उस पे ये था कि उनकी जो इतनी शिद्दत से जो पाकिस्तान की चाहत थी वो इसलिए भी थी क्योंकि उनको ये डर था कि जब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे। अब वो लैंड रिफॉर्म्स के डर से सारे नवाबजादे रियासत वाले ज़मींदार, इन्होंने सब ने पूरा का पूरा फ्यूल किया पाकिस्तान मूवमेंट को। और पाकिस्तान मूवमेंट जो फला फूला वो उन प्रोविंसेस में फला फूला जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में थे। इसका कोई विशेष इम्पैक्ट उन स्थानों पर नहीं था जहां इस समय पाकिस्तान है। दिस इज अ रियलिटी। अब आप ये समझते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए और उसी तरह से जो लोगों के हजारों एकड़ या लड़काना में तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है वो भुट्टो ख़ानदान के पास है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपको कंपैरिजन बता दूं कि जो दिल्ली एनसीआर है, जो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर अकेला एक भुट्टो ख़ानदान जो है वो काबिज़ है। और जरदारी साहब की स्टेट मिला लें तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर बाद में उन्होंने जितनी कब्जे की, तो ये जो ज़मींदारी जो सिस्टम है वो लगातार कंटिन्यू रहा है पाकिस्तान में। और आज भी फौज बहुत बड़ी ज़मींदार बन गई है, फौज के जो बड़े बड़े अफसर हैं वो ज़मींदार बन गए हैं, और जो रियाया है वो बिल्कुल उसको चूरन इस्लाम का दे के और उसको रखा गया है कि हाँ भाई ठीक है, तुम जो है खलीफा की बात मानते रहो, फौज खलीफा है, ये खिलाफत फौज है, और इसमें इसी तरह से रहते रहो तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। तो क्या किसी उम्मा में लैंड रिफॉर्म्स पॉसिबल भी हैं? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा इस बात पे बात करता हूँ कि जब पाकिस्तान को बनाने की ये बात की गई, जब ये शोशा छोड़ा गया, तो वो ठीक है, एक फैक्टर लैंड रिफॉर्म्स का भी था। जो बड़े बड़े नवाब थे, लैंडलॉर्ड थे, उनका ये भी था। मगर इससे बड़ा मसला आपको और मुझे पता है कि वो ब्रिट्स का था, डिवाइड एंड क्विट। और ब्रिट्स ने इनको और जमीनें दी जिनको वो आगे कर रहे थे कि भाई हमें ये भारत नहीं चाहिए, हमें इसमें से एक पाकिस्तान चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सिर्फ ब्रिट्स ही नहीं थे, अमेरिकन भी थे उस वक्त। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आपका जो बुनियादी सवाल है कि क्या उम्मा में कोई लैंड रिफॉर्म्स पॉसिबल है, तो उम्मा तो लैंड रिफॉर्म्स पे बिलीव ही नहीं करती। क्योंकि उम्मा के जो लीडर हैं, जैसे आपने भट्टो खानदान का नाम लिया, और बहुत बड़े बड़े लगारी फैमिली के पास बहुत बड़ी लैंड्स हैं। और इस तरह ये खास तौर पर जो वडेरा शाही है, जगीरदारी निज़ाम है, वो सिंध में बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। तो वो तो देखिए पावर ग्रैब का सारा खेल है। अवाम तो मतलब भेड़ बकरियां हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान आर्मी असल में एक सिक्योरिटी फोर्स, एक सिक्योरिटी कंपनी है, जिसका काम ये है कि उन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की लैंड्स को सिक्योरिटी देते हैं।
तो ये भी एक रियलिटी है। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे तो नहीं लगता कि लैंड रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, किसी भी किस्म की रिफॉर्म्स हो सके, किसी भी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। अब ये है कि वो जो छोटे छोटे लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो मिडिल क्लास ही होते हैं, जो फौज में सिपाही हैं या ब्यूरोक्रेसी में, तो बड़े लेवल की तो बात छोड़िए, जैसे थानेदार हैं, सब कुछ, वो सब के सब वही जो नजरिया पाकिस्तान है उसको पढ़ के आए हैं। और उनका नजरिया पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने जहां जहां जिस जिस चीज पे कब्जा हो सकता है वो भी करना है। तो मैं ये कहता हूं कि नजरिया पाकिस्तान आज का वही है कि कहां हमारा कब्जा हो सकता है। तो वो मतलब कब्जा जो है ना, एक छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक वो कब्जे के चक्कर में है। वो एक हमारे दोस्त का एक शेर था कि एक मासूम सा परिंदा भी अपनी जगीर में शिकारी है। ठीक है। तो वो जो एक उनका मासूम सा परिंदा भी है ना, वो भी अपनी जगीर में शिकारी है, वो भी कुछ ना कुछ हंट करने के चक्कर में है। जी, जी, तो बेसिकली वही वाली बात हुई जिसको जो है इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना, रेंट सीकर्स। तो राइट। यहाँ जो भी पावर में है वो हर एक व्यक्ति जो है वो रेंट सीकर है और उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। और इसका जो हश्र है वो भी वही होता है जो अल्टीमेटली ऐसी रियासतों का हुआ है। ओके, अगर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का, पब्लिक वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वही होगा। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिसको इनएविटेबिलिटी कह सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल ये कि जी। पाकिस्तान आपने कहा, पाकिस्तान पॉलिटिकल ज्योग्राफी की आपने बात की, लेकिन मेरा और आपका, आपने भी कई बार कहा है, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान बेसिकली एक माइंडसेट है, एक टेरिटरी नहीं है। तो ये जो भारत में बैठा हुआ पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान की दुर्दशा यदि होती है तो ये जो भारत में बैठा हुआ पाकिस्तान है इसका क्या हश्र होगा? देखिए, जो भारत में बैठा हुआ पाकिस्तान है वो तो अपनी हरकतें कर रहा है, वो तो इस कोशिश में है कि सरवाइव करे, और वो हमेशा सरवाइव करता भी रहा। इस बार 2014 से जरा उनको मुश्किल आ रही है, और खासतौर पर 2019 से जरा ज्यादा मुश्किल आ रही है। तो मैं भारतीयों को, उन भारतीयों को सलाम करता हूं जो पहली बार जागे हैं और खूब जागे हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया, बहन भाइयों, जागते रहो। आप भगवान के लिए, खुदा के लिए आपने सोना नहीं है। आप जागते रहेंगे तो ये जो आपके यहाँ का बैठा हुआ पाकिस्तान है, ये फिर वहां भी टूट जाएगा। जिस तरह सरहद के इस पार टूट गया ना, वो उधर भी फिर टूट टूट जाएगा। उसके लिए जो मेजोरिटी ऑफ द भारतीय हैं, उनसे मेरी विनती है कि खुदारा, भगवान की दया से आप जागते रहिए, प्लीज जागते रहिए। जिस तरह जागरूकता आप में आई है, जिस तरह अवेयरनेस आप में आई है, सभी में नहीं आई, आप और मैं जानते हैं, मगर बहुत सौ में आई है और मेजोरिटी में आजकल आई है। वो जागते रहें। एक ही सोल्यूशन है कि विजिलेंट रहें, और जो कुछ वहां पे बैठे हुए, जो वहां का खतरनाक पाकिस्तानी माइंडसेट है भारत के अंदर का, उसको चैलेंज करते रहे। क्योंकि नैरेटिव का युद्ध है आज का समय। जो संजय भाई, आपको भी सल्यूट करते हैं जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा धन्यवाद आपका आप। योगदान है। हम भी कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, उस भारत माता की धरती के लिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि मैं तो अपनी जो शनाख्त है मेरी उसी धरती से जुड़ी हुई है, उसी सिविलाइजेशन, उसी मिट्टी से मैं आया हूं। तो मुझे तो मिट्टी की पुकार ये बताती है, चाहे भले से मेरी बाउंड्री पॉलिटिकल पाकिस्तान थी, लेकिन हमने जो पाकिस्तान का हशर देखा है, उस हशर के बाद हमने भारतीयों से ज्यादा मेरे जैसे लोगों ने सीखा है। और अब हम भारतीय बहन भाइयों से ही कहेंगे कि आप जागे रहें। आप जागते रहेंगे तो आपके अंदर जो बैठे हुए पाकिस्तान है वो भी फिर टूटते रहेंगे। बहुत खूब बात कही आपने। और ये बिल्कुल ऐसा एक मुनासिब एक सेंटेंस है जिस पर आज हम इसका आज का जो आज की चर्चा
समाप्त कर सकते हैं, और वो ये कि भारतीय आप जागते रहें और ये जो भारत में स्थित पाकिस्तान है, इसको चैलेंज करते रहें, तो ये उसी तरह से टूट जाएगा जैसे कि पाकिस्तान पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला टूटा है और आगे टूट रहा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद तारिक साहब, और बहुत एक बहुत बार शुक्रिया। दर्शकों से पुनः आग्रह करूँगा कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सहयोग करने के लिए जो लिंक्स हैं उन पर जाकर हमें आर्थिक सहयोग भी करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद ताहिर गोरा साहब। जय हिंद, वंदे मातरम। जय